ये वीडियो अप्रैल 2026 के भारतीय एग्रीटेक परिदृश्य का संक्षिप्त विश्लेषण है। ये बताती है कि कैसे सरकारी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मार्ट एफपीओ मिलकर ग्रामीण समृद्धि ला सकते हैं। साथ ही ये नए स्टार्टअप्स को उन कमियों और खतरों के प्रति आगाह करती है जो उनके अस्तित्व के लिए चुनौती बन सकते हैं। ये वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और इसमें दी गई जानकारी ऑनलाइन स्रोतों से कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के माध्यम से प्राप्त की गई है। जरा कल्पना कीजिए, मई 2026 का समय है। गांव की एक कच्ची सड़क है और वहां से एक बहुत बड़ा सा वैक्यूम टैंकर गुजर रहा है। पहली नजर में ऐसा लगता है जिससे ये कोई आम सफाई की गाड़ी है जो बस कचरा उठाने आई है, लेकिन असल में वो कचरा नहीं उठा रही है। एग्जैक्टली वो गाड़ी कचरा नहीं बल्कि तरल सोना बटोरने जा रही है। अरे वाह! और ये ना कोई साइंस फिक्शन या विज्ञान कथा फिल्म का सीन नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये भारतीय कृषि में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव की बिल्कुल जमीनी हकीकत है। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ यानी हमारे कृषि क्षेत्र के इसी ऐतिहासिक मोड़ को डिकोड करने वाले हैं। मैं सच में बहुत उत्साहित हूँ इस विषय के लिए। और उत्साह होना भी चाहिए क्योंकि ये सफर ना अब सिर्फ ट्रैक्टर और यूरिया से बहुत आगे निकल चुका है। हाँ, अब हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DPI और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक बिल्कुल नए दौर में प्रवेश कर चुके हैं। तो अगर हम इसी वैक्यूम टैंकर वाली छवि से बात शुरू करें तो ये पूरे बदलाव का एक बहुत ही सटीक प्रतीक लगता है ना? बिल्कुल। देखिए, दशकों से हम खेती को सिर्फ बीज बोने और फसल काटने तक ही सीमित मानते रहे हैं। राइट। लेकिन अब इस क्षेत्र में जो सबसे बड़ी क्रांति हो रही है ना, उसे हम इंटेलिजेंट रेवोल्यूशन कह सकते हैं। इंटेलिजेंट रेवोल्यूशन मतलब समझदारी वाली क्रांति। हाँ, इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब केवल मौसम और किस्मत के भरोसे खेती नहीं हो रही है। अब देखिए, इस समय भारत का करीब 45.8% कार्यबल खेती से जुड़ा हुआ है। बाप रे, ये तो आधी आबादी के करीब है। बिल्कुल। और हम हर साल 1 बिलियन टन से ज्यादा खाद्य उत्पादन कर रहे हैं। 1 बिलियन टन? हाँ, तो अगर हमें 2047 के विकसित भारत वाले विजन को हासिल करना है तो हमें एक नया नजरिया अपनाना ही होगा। तो नया नजरिया आखिर है क्या? वो नजरिया ये है कि आज के इस डिजिटल दौर में डेटा ही नई मिट्टी है। अरे वाह, डेटा नई मिट्टी है। ये सुनने में तो बहुत ही आकर्षक लगता है ना? लेकिन जमीन पर इसका क्या मतलब है? मतलब क्या हम किसी सर्वर रूम में बैठकर फसल उगाने वाले हैं? नहीं, सर्वर रूम में तो नहीं उगेगी। देखिए, इसका मतलब ये है कि जिस तरह अच्छी फसल के लिए मिट्टी में सही नमी, नाइट्रोजन और फास्फोरस का होना बहुत जरूरी है ना? हाँ, वो तो बेसिक है। उसी तरह आज के किसान के लिए ये जानना बहुत जरूरी हो गया है कि उसके खेत के उस एक छोटे से हिस्से में किस दिन कौन सा बीज और कितनी गहराई में डालना है। अच्छा। और ये जो इतनी सटीक जानकारी है, ये बिना डेटा के तो मिल ही नहीं सकती। राइट, मेक सेंस। अप्रैल 2026 तक के जो हमारे आंकड़े हैं वो बताते हैं कि भारत में 5160 से भी अधिक एग्रीटेक कंपनियां एक्टिव हो चुकी हैं। 5000 से ज्यादा? हाँ। और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा करीब 4230 कंपनियां तो सिर्फ क्रॉप टेक्नोलॉजी और एडवाइजरी पर काम कर रही हैं। मतलब वो किसानों को सिर्फ सलाह देने का काम कर रही हैं। एग्जैक्टली। वे किसानों को ये बता रही हैं कि डेटा के आधार पर सही फैसले कैसे लेने हैं। 5000 एग्रीटेक कंपनीज, ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। मतलब तकनीक के क्षेत्र में तो जैसे एक बाढ़ सी आई हुई है। बिल्कुल बाढ़ आई हुई है। लेकिन अगर हम इसके पीछे की असल वजह तलाशें तो सरकार का जो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन 2.0 है वो एक बड़ा ट्रिगर नजर आता है। बहुत बड़ा ट्रिगर है। मैंने जो इस विषय पर पढ़ा है उसके अनुसार इस मिशन के तहत एक एग्री स्टैक तैयार किया जा रहा है। मतलब ये खेती से जुड़े हर आंकड़े का एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ बनने वाला है। सही पकड़ा आपने। फरवरी 2026 तक ही करीब 84.8 मिलियन से ज्यादा किसानों की वेरीफाइड आईडी बन चुकी हैं और लक्ष्य तो 110 मिलियन का है। हाँ, और एग्री स्टैक को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये पूरे के पूरे सिस्टम की रीढ़ है। तो ये काम कैसे करता है? देखिए, पहले क्या होता था, जमीन का रिकॉर्ड राजस्व विभाग के पास पड़ा है।
मौसम की जानकारी मौसम विभाग के पास है और बैंक लोन का जो रिकॉर्ड है वो किसी तीसरी ही जगह पर है। हाँ, सब अलग अलग बटे हुए थे। एग्जैक्टली तो एग्री स्टैक इन सबको एक ही जगह ले आता है। एक डिजिटल पहचान के तहत आम किसान की जमीन, उसकी फसल का पिछला इतिहास, उसकी मिट्टी की सेहत, सब कुछ एक साथ जुड़ जाता है। अच्छा, तो यहाँ मैं एक बात समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर सब कुछ एक ही जगह आ रहा है और इसमें एआई का भी तड़का लग रहा है, हाँ, तो जो भारत विस्तार नाम का प्लेटफॉर्म है वो इसी का हिस्सा है ना? बिल्कुल, वो उसी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि 150 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट वाला ये प्लेटफॉर्म पूरी तरह से वॉइस फर्स्ट एआई पर आधारित है। हाँ, वॉइस फर्स्ट यानी आवाज से चलने वाला। मतलब किसान को अपने फोन पर कुछ टाइप करने की कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ। एक हॉटलाइन है, एक 55261 और फार्म वैद्य जैसे स्टार्टअप्स भी हैं। सही कहा। जो तेलुगु, मराठी और अन्य स्थानीय भाषाओं में सीधे बात करके सलाह दे रहे हैं। हाँ। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एग्री स्टैक खेती के लिए वही कर रहा है जो यूपीआई ने हमारे पेमेंट्स के लिए किया था? ये उपमा तो बहुत हद तक सही है ना? हाँ, जिस तरह यूपीआई ने बैंकों, दुकानदारों और ग्राहकों के बीच जो पैसे का लेन देन था उसे एकदम आसान और लगभग अदृश्य बना दिया, एकदम स्मूथ। एग्री स्टैक उसी तरह खेती के डेटा के लेन देन का एक बुनियादी ढांचा तैयार कर रहा है। इसे आप एक नर्वस सिस्टम की तरह सोचिए। नर्वस सिस्टम मतलब शरीर की तंत्रिका प्रणाली। हाँ, ये सिस्टम ये तो तय कर देता है कि जानकारी दिमाग से हाथ तक कैसे पहुंचेगी, लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी चुनौती आ खड़ी होती है। हो गया? एक नर्वस सिस्टम चाहे कितना भी तेज क्यों ना हो, वो तब तक कोई भारी पत्थर नहीं उठा सकता जब तक उसके पास मजबूत मांसपेशियां ना हो। बहुत गहरी बात कही आपने। तो तकनीक का ये नर्वस सिस्टम तो तैयार है, लेकिन जमीनी स्तर पर काम करने वाली जो मांसपेशियां हैं ना, वे अभी भी बहुत कमजोर है। मुझे लगता है कि हम यहाँ एक बहुत बड़े विरोधाभास की तरफ बढ़ रहे हैं इस विस्तृत चर्चा में। बिल्कुल बढ़ रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर नर्वस सिस्टम इतना मजबूत है और 5000 स्टार्टअप्स दिन रात काम कर रहे हैं, तो जमीनी हकीकत इतनी डरावनी क्यों है? हकीकत वाकई अलग है। जो किसान उत्पादक संगठन हैं, जिन्हें हम एफपीओ कहते हैं, उनके आंकड़े तो कुछ और ही कहानी कहते हैं। हाँ, एफपीओ की हालत काफी खराब है। मैंने देखा कि देश में 45,000 से अधिक पंजीकृत एफपीओ हैं। हाँ। लेकिन उनमें से 10,000 से भी कम सक्रिय हैं। सही आंकड़ा है। और जो संगठन 3 साल पुराने हो चुके हैं, उनके बंद होने या फेल होने की दर तो 90% से भी ज्यादा है। 90%! सोचिए। और सबसे बड़ी बात, उनका औसत मुनाफा सिर्फ 3 लाख रुपए सालाना है। मतलब एक पूरे संगठन का मुनाफा सिर्फ 3 लाख। यही तो वो कड़वा सच है जिसे अमूमन अक्सर उन चमकदार स्टार्टअप प्रेजेंटेशंस में छिपा लिया जाता है। तो फिर यहाँ मेरा सीधा सा सवाल यह है कि अगर इन एफपीओ के पास महंगे सॉफ्टवेयर या एआई सब्सक्रिप्शन खरीदने के पैसे हैं ही नहीं, तो ये 5000 एग्रीटेक स्टार्टअप्स आखिर किसके लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं? क्या ये सिर्फ इन्वेस्टर्स को इम्प्रेस करने और फंडिंग उठाने का एक खेल है? देखिए, इस स्थिति को व्यापार या स्टार्टअप की भाषा में टैम ट्रैप कहा जाता है। टैम ट्रैप? हाँ, TAM यानी टोटल एड्रेसेबल मार्केट ट्रैप। अच्छा। होता क्या है कि स्टार्टअप के संस्थापक जो होते हैं, वे निवेशकों के पास जाते हैं और कहते हैं कि देखिए सर, भारत में 140 मिलियन किसान हैं। हाँ, बहुत बड़ा नंबर है। अगर हम हर किसान से महीने का सिर्फ 100 रुपया भी लें तो ये अरबों का बाजार है। और ये बात कागज पर तो बहुत ही शानदार लगती है। हाँ, इन्वेस्टर्स भी खुश हो जाते होंगे। लेकिन जमीन पर किसान इस तरह से काम नहीं करता ना? बिल्कुल नहीं करता। कागज पर दिखने वाले ये जो 140 मिलियन लोग हैं, ये एक साथ बैठे हुए कोई शहरी ग्राहक नहीं है। राइट। ये छोटे छोटे गाँवों में है, जहाँ कनेक्टिविटी खराब है और छोटी जोत की जमीनों पर बिखरे हुए हैं। ग्रामीण स्तर पर किसी भी तकनीकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने, उसे गांव तक पहुंचाने और किसान को उसे इस्तेमाल करना सिखाने की जो लागत है ना, वो बहुत ज्यादा होगी। इतनी ज्यादा है कि स्टार्टअप का सारा पैसा वहीं खत्म हो जाता है। बाप रे। और दूसरी बात, किसान की आय किसी नौकरी पेशा इंसान की तरह मासिक नहीं होती। हाँ, वो तो हर महीने सैलरी नहीं पाता। वो साल में सिर्फ 2 बार अम्मन फसल कटाई के समय ही बड़ा लेन देन करता है। मतलब कंपनियों ने एक ऐसा बाजार मान लिया जो असल में उस रूप में मौजूद ही नहीं था। एग्जैक्टली। तो फिर एक बात बताइए, ये स्टार्टअप्स शुरुआत में इतनी तेज ग्रोथ कैसे दिखा रहे थे? वो जो ग्राफ ऊपर जा रहा था, वो कैसे? उसे फेक PMF यानी फर्जी प्रोडक्ट मार्केट फिट कहा जाता है। फेक PMF? हाँ, हुआ ये कि जब कंपनियों के पास फंडिंग आई तो उन्होंने किसानों को भारी सब्सिडी देनी शुरू कर दी। अच्छा, कस्टमर एक्विजिशन के लिए? बिल्कुल। उन्होंने मुफ्त में ड्रोन उड़ाए, बहुत भारी डिस्काउंट पर मशीनें दी। अब किसान ने सोचा, जब मुफ्त मिल रहा है तो इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ, मुफ्त की चीज कौन छोड़ेगा? इससे स्टार्टअप्स के ऐप डाउनलोड
और एक्टिव यूजर वाले ग्राफ रातों रात आसमान छूने लगे। वीसी इन्वेस्टर्स को लगा कि वाह, प्रोडक्ट तो हिट हो गया है। लेकिन फिर बुलबुला फूट गया। हाँ, जैसे ही फंडिंग का पैसा खत्म हुआ और कंपनियों ने अपनी सेवा के लिए असली कीमत मांगनी शुरू की, किसानों ने ऐप अनइंस्टॉल कर दिए। ये तो एक बहुत बड़ा भ्रम था। और मैंने पढ़ा है कि इसमें पश्चिमी देशों की देखा देखी का भी बहुत बड़ा हाथ है। बहुत बड़ा हाथ है। मतलब जो मॉडल अमेरिका या यूरोप में काम कर रहे थे, उन्हें सीधा उठा के भारत में लागू करने की कोशिश की गई। ये तो शायद सबसे बड़ी रणनीतिक भूल थी। कैसे? देखिए, अमेरिका में एक किसान के पास हजारों एकड़ का खेत होता है, जिसमें मीलों तक सिर्फ एक ही फसल, मान लीजिए मक्का, लगा होता है। हाँ, एकदम एक जैसी फसल। वहाँ प्रिसिशन एग्रीकल्चर काम करता है। आप खेत में एक सेंसर लगाइए और पूरे मीलों लंबे खेत का हाल जान लीजिए। अच्छा। लेकिन भारत में एक आम किसान के पास सिर्फ 1 या 2 एकड़ जमीन होती है। बहुत छोटी जमीन। और उसमें भी वो एक कोने में गेहूं उगाता है, दूसरे कोने में थोड़ी सब्जियां लगाता है और किनारे पर फलदार पेड़ होते हैं। हाँ, मल्टी क्रॉपिंग। बिल्कुल। इस भारी विविधता वाले छोटे से टुकड़े पर पश्चिमी देशों के जो महंगे सेंसर्स और एल्गोरिदम्स हैं, वो पूरी तरह फेल हो जाते हैं। और शायद इसी का नतीजा है कि हमने इस सेक्टर में इतनी बड़ी विफलताएं देखी हैं। बहुत विफलताएं देखी हैं। जैसे ओटीपी और फ्राजो जैसी कंपनियां जो इन्वेंट्री पर बहुत ज्यादा निर्भर थीं, वे लड़खड़ा गई। वेकुल जैसी इतनी बड़ी कंपनी को मुनाफे में आने के लिए करीब 300 से ज्यादा कर्मचारियों की छटनी करनी पड़ी। हाँ, बहुत नौकरियां गईं। और जो कंपनियां एग्री फिनटेक में थीं, जैसे ग्रीनेक और रेशा मंडी, उनका तो कर्ज में डूबना एक बड़ी चेतावनी की तरह है। ग्रीनेक और रेशा मंडी का उदाहरण तो ये समझने के लिए काफी है कि जमीनी हकीकत को समझे बिना डिजिटल लेंडिंग यानी लोन देने का क्या हश्र होता है। तो वहाँ क्या गड़बड़ हुई थी? ये कंपनियां एआई के आधार पर किसानों को लोन बांट रही थीं। अच्छा, एआई के भरोसे? हाँ, एआई ने सैटेलाइट और डेटा देखकर कहा कि अमुक किसान की फसल अच्छी होगी, इसे लोन दे दो। लेकिन जब किसी वजह से फसल खराब हुई या किसान ने लोन नहीं चुकाया, तो इन डिजिटल कंपनियों के पास पैसा रिकवर करने का कोई रास्ता ही नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि भारत में कई किसानों के पास अपनी जमीन के पक्के कागजात होते ही नहीं हैं। वे पट्टे पर या किराए पर खेती करते हैं। ऐसे में डिजिटल लेंडर्स वो डूबा हुआ पैसा कैसे वसूलेंगे? ये एक पूरा असिस्टमैटिक फेलियर था, जहां एआई की थ्योरी जमीन के कागजों से मेल ही नहीं खाई। ये एक बहुत ही अहम बिंदु है। मतलब व्यापार मॉडल तो फेल हुआ ही, लेकिन जो कोर टेक्नोलॉजी थी, मेरा मतलब है एआई और डेटा, उसमें भी भारी कमियां थी। बहुत कमियां थी। तो क्या हम इन कमियों को सिर्फ एक बिजनेस की गलती मान लें, या तकनीक के स्तर पर ही कोई गहरी समस्या है? तकनीक के स्तर पर बहुत गहरी समस्या है। इसे तकनीकी भाषा में एटॉमिक यूनिट डेटा गैप कहा जाता है। एटॉमिक यूनिट डेटा गैप, ये क्या होता है? इसे थोड़ा सरल भाषा में समझते हैं। हाँ, देखिए, हमारे पास जो डेटा आ रहा है ना, वो 2 तरह का है। ठीक है। एक है टॉप डाउन डेटा, जो ऊपर से यानी सैटेलाइट से आ रहा है। हाँ। अब सरकार के पास सैटेलाइट इमेजरी है, जो बता सकती है कि किसी पूरे जिले में सूखा पड़ा है या बारिश हुई है। हाँ, बड़े स्तर पर। लेकिन दूसरा होता है बॉटम अप डेटा, जो सीधे खेत की मिट्टी से आना चाहिए। ओके। अब एक छोटे किसान के आधे एकड़ खेत में मिट्टी की ऊपरी सतह से अमुनम 6 इंच नीचे नमी है या नहीं, ये बात आसमान में बैठा सैटेलाइट तो नहीं बता सकता ना। बिल्कुल नहीं बता सकता। ये बात सिर्फ खेत में गड़ा हुआ एक फिजिकल सेंसर ही बता सकता है। हाँ। तो इसी सटीक जमीनी डेटा की कमी को एटॉमिक यूनिट डेटा गैप कहते हैं। अच्छा, इसे अगर मैं एक उपमा के जरिए समझूं, तो ये कुछ ऐसा है जैसे एआई के पास पूरे भारत का एक बहुत बड़ा हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट मैप तो है। हाँ। लेकिन उस मैप पर स्ट्रीट व्यू काम नहीं कर रहा है। अरे वाह, क्या सटीक बात कही है ना? वो ये तो देख रहा है कि शहर कहाँ है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि भाई गली में गड्ढा कहाँ है। बिल्कुल सही। और जब आप बिना स्ट्रीट व्यू देखे किसी किसान को ये सलाह दे रहे हैं कि आज खाद डाल दो, तो वो सलाह कितनी खतरनाक हो सकती है? बहुत खतरनाक। और इस स्ट्रीट व्यू वाली बात के अलावा एक और बड़ी समस्या है जियो कोडिंग की। हाँ, मैंने भी इस विश्लेषण के दौरान जियो कोडिंग के बारे में पढ़ा था। ये नक्शे वाली समस्या है ना? हाँ, जियो कोडिंग की दिक्कत ये है कि सरकार के अलग अलग विभागों के जो नक्शे हैं, वे आपस में बात ही नहीं करते। मतलब मैच नहीं करते। एग्जैक्टली। मान लीजिए कृषि विभाग ने सॉयल हेल्थ कार्ड बनाने के लिए जो ग्रिड या नक्शा तैयार किया है, उसकी सीमाएं अलग हैं। और जो बीमा कंपनियां हैं,
उन्होंने फसल बीमा योजना के लिए जो नक्शा बनाया है उसकी सीमाएं बिल्कुल अलग हैं। बाप रे। अब एआई इन दोनों डेटा सेट्स को एक साथ जोड़कर कोई निष्कर्ष निकालने की कोशिश करता है तो उसे समझ ही नहीं आता कि कौन सा खेत किस नक्शे में कहाँ बैठता है। ये तो ऐसा हुआ जैसे दो लोग एक ही किताब पढ़ रहे हैं लेकिन दोनों की किताब के पन्ने ही अलग अलग हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके अलावा मौसम और भाषा की जो चुनौती है वो भी एआई को पूरी तरह चकमा दे रही है। मौसम कैसे चकमा दे रहा है? मौसम के मामले में ना एआई ब्लैक स्वॉन घटनाओं को नहीं पढ़ पाता। ब्लैक स्वॉन मतलब वो अप्रत्याशित घटना है? हाँ, ब्लैक स्वॉन यानी वो अचानक आने वाला भयंकर तूफान या भारी ओलावृष्टि जिसका पुराने डेटा में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। एआई तो पुराने पैटर्न पे भविष्यवाणी करता है ना, तो जब मौसम ही अप्रत्याशित हो जाए तो एआई का पैटर्न टूट जाता है। राइट। और भाषा की समस्या क्या है? अरे भारत की भाषाई विविधता तो एआई के लिए एक दुस्वप्न या नाइटमेयर की तरह है। कैसे? अब देखिए, हिंदी पट्टी में जिस अनाज को हम बाजरा कहते हैं, हाँ, तमिलनाडु में उसी को कंबू कहा जाता है। ओह, नाम ही बदल गया। बिल्कुल। एआई कई बार इन स्थानीय शब्दों और खेती के जो पारंपरिक तरीके हैं उनके बीच कंफ्यूज हो जाता है। अब समझ आया। लेकिन इन सब तकनीकी और डेटा की कमियों के बीच एक बहुत बड़ा सामाजिक ब्लाइंड स्पॉट भी है जिस पर हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। आप किस ब्लाइंड स्पॉट की बात कर रहे हैं? मैं कृषि में महिलाओं की अनदेखी की बात कर रहा हूँ। ओह हाँ, ये जो आंकड़ा है ना, ये मुझे सबसे ज्यादा विचलित करने वाला लगा। देहात जैसी कंपनियां जो 3010 करोड़ रुपए का रेवेन्यू बना रही हैं, जो कि एक बहुत बड़ी सफलता है। बहुत बड़ी। लेकिन उनके प्लेटफॉर्म पर भी 20% से कम महिला किसान सक्रिय रूप से इन डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल कर पाती हैं। ये सोचने वाली बात है। ऐसा क्यों है, जबकि हम सब जानते हैं कि खेतों में बुआई से लेकर कटाई तक में महिलाओं का योगदान सबसे ज्यादा होता है? इसका कारण तकनीक में नहीं है, बल्कि हमारे सामाजिक और कानूनी ढांचे में छिपा है। वो कैसे? देखिए, भारत में खेती का ज्यादातर काम महिलाएं ही करती हैं, ये सच है। हाँ। लेकिन जमीन का मालिकाना हक केवल 13% महिलाओं के पास है। सिर्फ 13%? हाँ। अब एग्रीस्टैक या कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म जो लोन, बीमा या सब्सिडी देता है, वो सबसे पहले क्या मांगता है? जमीन के कागजात। एग्जैक्टली, जमीन के कागजात। और जब कागज महिला के नाम पर है ही नहीं, तो वो सिस्टम की नजरों में किसान है ही नहीं। ओह, तो वो तो डिफॉल्ट रूप से बाहर हो गई। बिल्कुल, वो इस पूरी डिजिटल क्रांति से डिफॉल्ट रूप से ही बाहर हो जाती है। ये वाकई बहुत सोचने वाली बात है। हम तकनीक के जरिए भविष्य में तो जा रहे हैं, लेकिन अपनी सामाजिक कमियों को भी उसी तकनीक में कोड कर रहे हैं। सही कहा आपने। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर टॉप डाउन एआई मॉडल में डेटा गैप है, स्टार्टअप्स का जो मौजूदा टैम ट्रैप वाला मॉडल है वो फेल हो रहा है और सामाजिक बाधाएं भी हैं, तो रास्ता क्या है? हाँ, तो रास्ता क्या है? वो कौन सा तरीका है जो जमीन पर सच में काम कर रहा है? असली समाधान है स्मार्ट एफपीओ मॉडल। स्मार्ट एफपीओ? हाँ। हमने शुरुआत में चर्चा की थी कि एग्रीस्टैक एक नर्वस सिस्टम है, बने थे और 3 लाख का मामूली मुनाफा कमा रहे थे। हाँ। उन्हें अब जीरो वेस्ट हाईटेक इंडस्ट्रियल हब में बदला जा रहा है। जीरो वेस्ट हब, ये कैसे हो रहा है? इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है बोवाइन बायो इकोनॉमी, यानी पशुओं से जुड़ी सर्कुलर अर्थव्यवस्था। अरे, ये वही वैक्यूम टैंकर वाली बात है जिसका जिक्र हमने बिल्कुल शुरुआत में किया था। एग्जैक्टली। तो ये पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है? कचरे से सीधा एटीएम तक का ये जो सफर है वो कैसे तय हो रहा है? इसे ऐसे समझिए, आमतौर पर किसान गोबर और गोमूत्र को खेत के किनारे एक गड्ढे में फेंक देता है ना? हाँ, खाद बनाने के लिए। लेकिन धूप और हवा लगने से उसमें मौजूद जो सबसे कीमती पोषक तत्व होते हैं, जैसे मीथेन और नाइट्रोजन, वे हवा में उड़ जाते हैं और जो बचता है वो बहुत ही कमजोर खाद होती है। अच्छा, मतलब उसका पूरा फायदा नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं। अब स्मार्ट एफपीओ क्या कर रहे हैं? उनके हाईटेक वैक्यूम टैंकर रोजाना किसानों के शेड पर जाते हैं। ओके। और ताजा गोबर और मूत्र को हवा के संपर्क में आने से पहले ही खींच लेते हैं, ताकि पोषक तत्व हवा में उड़ के खराब ना हो। बिल्कुल। फिर इस ताजे बायो वेस्ट को एक स्थानीय प्रोसेसिंग प्लांट में ले जाया जाता है। वहाँ वैज्ञानिक तरीके से इससे नेचुरल पेंट्स यानी प्राकृतिक रंग और बायो डीएपी जैसी ऊंचे दाम वाली चीजें बनाई जाती हैं। क्या बात है! जो चीज कल तक सिर्फ खेत में सड़ने के लिए छोड़ दी जाती थी,
वो आज एक कमर्शियल प्रोडक्ट बन गई है जिसे बाजार में अच्छे दाम पर बेचा जा रहा है। और इससे किसान को क्या मिल रहा है? यही तो सबसे अच्छी बात है। किसान को हर रोज अपने पशुओं के कचरे के बदले नकद भुगतान मिल रहा है। रोजाना नकद? हाँ, ये तो एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। किसान को हमेशा से फसल का इंतजार करना पड़ता था। बिल्कुल। 6 महीने 8 महीने, हाँ, और बीच में सूखा पड़ गया तो सब खत्म। राइट। लेकिन इस सर्कुलर इकोनॉमी ने तो उसे एक रोजाना की आय का साधन दे दिया। बिल्कुल। ये तो सच में हम कचरे को रोजाना पैसे देने वाले एटीएम में बदलने जैसा ही है। और इसी को हम फाइनेंस की भाषा में डी रिस्किंग कहते हैं, यानी जोखिम कम करने का असली तरीका। बहुत बढ़िया। स्मार्ट एफपीओ किसान का खर्चा कम करते हैं और उसकी आय के साधन बढ़ाते हैं। और इस मॉडल की एक और खास बात है। वो क्या? इसमें तकनीक को सीधा किसान पर नहीं थोपा जा रहा है, बीच में नॉलेज ब्रोकर्स की भूमिका बहुत अहम हो गई है। नॉलेज ब्रोकर्स? ये नॉलेज ब्रोकर्स कौन है भाई? ये कोई बाहर के लोग नहीं है, ये गांव के ही वो 14-15% प्रगतिशील किसान हैं जो नई तकनीक को जल्दी अपनाते हैं। अच्छा, गांव के ही लोग? हाँ, देखिए, कोई भी आम किसान सीधे किसी ऐप या विदेशी तकनीक पर भरोसा नहीं करता। वो तो है। वो अपने पड़ोसी किसान को देखता है कि उसने ड्रोन का इस्तेमाल किया या नया बायो डीएपी डाला तो उसकी फसल कैसी हुई। मतलब देखकर सीखता है। एग्जैक्टली। जब गांव का ही एक आदमी अपने स्थानीय भाषा में बाकी लोगों को समझाता है तो भरोसा बनता है। सही बात है। डेटा बताता है कि इन नॉलेज ब्रोकर्स की मदद से पूरे गांव का उत्पादन 9.4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक बढ़ रहा है। क्या बात कर रही हैं? 9.4 क्विंटल? हाँ। कोई भी ऐप ना इंसान के इस भरोसे की जगह नहीं ले सकता। ये इंसानी टच वाकई बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि इसी इंसानी मेहनत और जमीन की देखभाल को अब एक नई वैश्विक करेंसी में भी बदला जा रहा है। आप कार्बन क्रेडिट्स की बात कर रहे हैं ना? हाँ, हम कार्बन क्रेडिट्स की बात कर रहे हैं। कैसे जमीन को बचाने का ये जो काम है वो अब एक बैंक योग्य संपत्ति बन गया है। ये तो खेती के भविष्य का सबसे रोमांचक हिस्सा है। बताइए। ग्रो इंडिगो जैसी कंपनियों ने वेरा VM0042 नाम की एक पद्धति के तहत इस मॉडल को जमीन पर उतारा है। ये वेरा पद्धति क्या है? होता क्या है कि जब किसान सही तरीके से खेती करता है, जैसे जुताई कम करना या फसल के अवशेषों को जलाना नहीं बल्कि मिट्टी में मिलाना। हाँ, जो पराली जलाने की समस्या होती है उसे रोककर। बिल्कुल। तो उससे होता ये है कि उसकी मिट्टी ज्यादा कार्बन सोखने लगती है। अच्छा, जो कार्बन हवा में जाकर प्रदूषण बढ़ाता वो अब मिट्टी में स्टोर हो रहा है। बिल्कुल सही। अब मिट्टी की जांच करके ये मापा जाता है कि किसान ने कितना कार्बन जमीन में स्टोर किया है। ओके। इस डेटा को डिजिटाइज किया जाता है और इसके आधार पर कार्बन क्रेडिट बनते हैं। इन क्रेडिट्स को फिर वैश्विक बाजार में उन बड़ी कंपनियों को बेचा जाता है जो अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करना चाहती हैं। और पैसा कहाँ जाता है? इस बिक्री का सीधा पैसा किसान के बैंक खाते में आता है। अरे वाह। किसान अब सिर्फ अन्नदाता नहीं रहा है, वो एक क्लाइमेट वॉरियर भी है और उसे पर्यावरण बचाने के सीधे आर्थिक लाभ मिल रहे हैं। तो अगर हम इस पूरे विस्तृत विश्लेषण के पन्नों को समेटने की कोशिश करें तो तस्वीर बहुत साफ नजर आती है। बिल्कुल साफ है। 2030 तक भारतीय एग्रीटेक की जो सफलता है ना, वो इस बात से तय नहीं होगी कि हम प्ले स्टोर पर किसानों के लिए कितने नए ऐप आ गए हैं या उन्हें कितनी फंडिंग मिली है, इससे भी तय नहीं होगी। राइट। असली कामयाबी तो इस बात से नापी जाएगी कि देश के कितने हजार गांव अब जीरो वेस्ट हाईटेक इंडस्ट्रियल हब में बदल चुके हैं। बिल्कुल। ये समय केवल कंप्यूटर स्क्रीन पर चमकते डैशबोर्ड देखकर तालियां बजाने का नहीं है। सही कहा। उन डैशबोर्ड से निकलने वाले डेटा को गांव की मिट्टी में सही फैसलों में बदलना, यही असली चुनौती है। टॉप डाउन नीतियां और सैटेलाइट डेटा तब तक सफल नहीं होंगे जब तक बॉटम अप एग्जीक्यूशन, यानी हम जमीनी स्तर पर स्मार्ट एफपीओज और नॉलेज ब्रोकर्स का मजबूत नेटवर्क खड़ा नहीं होता। इस पूरी चर्चा में हमने देखा कि कैसे डेटा नई मिट्टी बन रहा है, कैसे बड़े-बड़े स्टार्टअप्स टैम ट्रैप का शिकार होकर लड़खड़ा रहे हैं और कैसे असली समाधान गांव के ही कचरे को एटीएम और कार्बन क्रेडिट में बदलने में छिपा है। बिल्कुल। लेकिन इस बेहतरीन चर्चा को विराम देते हुए एक बहुत ही गहरा और वैचारिक सवाल उभर कर सामने आता है। कौन सा सवाल? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी सुनने वालों को बहुत गहराई से सोचना होगा। जी। जरा कल्पना कीजिए, जब भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना परिपक्व और सटीक हो जाएगा कि वही तय करने लगेगा कि कौन सा बीज कब बोना है, खाद कितनी डालनी है और पानी कब देना है।
तो क्या सदियों से चली आ रही किसानों की अपनी जो सहज बुद्धि है, जो इंट्यूशन है, क्या वो खत्म नहीं हो जाएगी? ये तो बहुत सोचने वाली बात है। एक किसान आसमान देखकर बारिश सूंघ लेता है, मिट्टी हाथ में लेकर उसकी नमी बता देता है। उसका जमीन के साथ जो पीढ़ियों पुराना एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव है, क्या वो महज एक डेटा पॉइंट बनकर नहीं रह जाएगा? बिल्कुल। जब कोई एल्गोरिदम ही सबसे बड़ा किसान बन जाएगा, तब इंसान की खेती से जुड़ी उन नैसर्गिक वृत्तियों का क्या होगा? क्या बेहतरीन तकनीक के सफर में हम कहीं खेती की आत्मा तो नहीं खो देंगे? इसी एक बड़े सवाल के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। या वीडियो के बारे में अपनी राय बताएं, साथ ही अपनी टिप्पणी भी दें और इसे उन लोगों को फॉरवर्ड करें जो भारत के कृषि परिदृश्य में रुचि रखते हैं। पॉडकास्ट देखने के लिए धन्यवाद।